Hello guys, good afternoon to all of you and welcome to my channel मोनिका गर्ग क्लासेस। आज हम कस्टम एक्ट्स में दी गई कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और जब भी हम उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो उनका मतलब वही होगा जो हम यहाँ पर डेफिनेशंस में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जो डेफिनेशंस हैं आपकी कस्टम एक्ट के अंदर वो दी गई हैं चैप्टर 1 के अंदर, यानी जो हमारा कस्टम एक्ट 1962 का चैप्टर 1 है वो सारी डेफिनेशंस के बारे में बताता है। किसी भी एक्ट में यही होता है कि पहले उसकी डेफिनेशंस दी जाती हैं ताकि जब उस एक्ट में उन पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज़ किया जाए तो उनका मीनिंग सबको क्लियर हो, यानी उस पर्टिकुलर एक्ट में उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मीनिंग है वो पहले से ही बता दिया जाता है। तो कुछ डेफिनेशंस आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपकी एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट आपकी दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। जो आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज ए है वो क्या कहता है? वो कहता है कि एयरक्राफ्ट का मतलब इस एक्ट में वही होगा जो कि एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में दिया गया है। यानी वो क्या कह रहे हैं, एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट का मतलब वही होगा जो उस एक्ट में दिया गया है। यानी कि उस एक्ट के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट क्या होगा? एयरक्राफ्ट का मतलब होगा कोई भी मशीन, मीन्स एनी मशीन विच कैन डिराइव support in the atmosphere from reaction of air। यानी कोई भी ऐसी मशीन जो कि क्या करती है, एयर के एटमॉस्फेयर के सपोर्ट के साथ एयर से रिएक्शन करती है, यानी आसमान में उड़ती है, वो एयरक्राफ्ट मानी जाएगी। इसके अंदर बैलून्स भी आ जाएंगे, चाहे वो फिक्स हों चाहे वो फ्री हों। कोई एयरशिप है वो भी यहाँ पर आ जाएगी, कोई काइट है वो भी यहाँ इंक्लूड होगी, जो ग्लाइडर्स होते हैं वो भी यहाँ इंक्लूड होंगे, या कोई भी फ्लाइंग मशीन है वो यहाँ पर इंक्लूड मानी जाएगी। यानी एयरक्राफ्ट का मतलब होगा कोई भी ऐसी मशीन जो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके एयर में फ्लो करती है वो एयरक्राफ्ट मानी जाएगी। इसके बाद सेकंड है आपका बैगेज। बैगेज आपका सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3 में दिया गया है। बैगेज का मतलब होगा, यहाँ पे देखो बैगेज का मतलब हमने कल भी किया था, बैगेज का मतलब होता है कोई सामान आता है जब, तो वो बैगेज यहाँ पर हर टाइप का माना जाएगा। यानी कोई पर्सन अपने साथ बैगेज लेके आ रहा है वो भी, इंक्लूडिंग अनअकम्पनीड बैगेज। यानी अनअकम्पनीड यानी जिसके साथ कोई पर्सन नहीं आ रहा है, यानी जैसे हम किसी सामान अपने किसी रिलेटिव को दूसरी कंट्री में भेज देते हैं, हम खुद देने नहीं जाते, जो कंपनीज़ होती हैं, जो ये एयरक्राफ्ट वाले होते हैं, एयरलाइंस होती हैं, इनको दे देते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो जो इस टाइप का बैगेज जाता है उसे अनअकम्पनीड बैगेज बोला जाता है। तो बैगेज यहाँ पर किसी पर्सन के साथ जा रहा है वो भी माना जाएगा, और कोई अनअकम्पनीड बैगेज जा रहा है वो भी माना जाएगा, एक्सक्लूडिंग मोटर व्हीकल। यानी कोई व्हीकल जा रहा है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे बैगेज के अंदर, अदरवाइज कोई भी सामान जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है वो बैगेज के अंदर इंक्लूड माना जाएगा। थर्ड है बिल ऑफ एंट्री। ये आपका प्रेस्क्राइब है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 4 के अंदर। बिल ऑफ एंट्री का यहाँ पर मतलब वही होगा जो कि इसको सेक्शन 46 के अंदर दिया गया है। और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि बिल ऑफ एंट्री का मतलब होगा एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि गुड्स का इंपोर्टर सबमिट करता है कस्टम अथॉरिटीज़ को। यानी जो सामान मंगवाता है, यानी आप मान लो किसी दूसरे देश से सामान मंगवा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है? कस्टम अथॉरिटीज़ को, यानी जो अथॉरिटीज़ हैं जो कस्टम
जहाँ पर पहले सामान आएगा वहाँ से आपको कस्टम क्लियर करवाना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी पे करके सामान लाना पड़ता है। तो जो इम्पोर्ट करने वाला है, जो इम्पोर्टर है, उसे क्या करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट देना होता है कस्टम अथॉरिटीज़ को, जिसमें सारे पर्टिकुलर्स लिखे होते हैं कि क्या सामान मंगवाया गया है, किससे मंगवाया गया है, यानी सारी डिटेल्स कि कहाँ से सामान आ रहा है और क्या क्या सामान आ रहा है, उन चीज़ों की डिटेल्स दी जाती है, जिसे सर्टिफिकेट बोला जाता है। वो उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। यानी इम्पोर्टर ऑफ गुड्स कस्टम अथॉरिटीज़ को जो पर्टिकुलर्स की इंफॉर्मेशन देता है उसे बिल ऑफ एंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब होता है कि देखो, जब हमारा सामान किसी दूसरे देश से आता है, तो जब हम उसे सामान को लेने जाते हैं, तो अब कस्टम अथॉरिटीज़ को कैसे पता वो सामान हमारा है, तो हमें उन्हें प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो जो चीज़ हम उन्हें दिखाते हैं ताकि हम ये बता सकें कि ये सामान हमारा है, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बिल ऑफ लेडिंग बोला जाता है। यानी अगर मान लो आपका जो सामान है वो एयर के थ्रू आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, एक एयर कंसाइनमेंट नोट होगा, जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी लेने के लिए सरेंडर करना पड़ेगा। यानी हमने वो सामान ख़रीदा है, उसका हमारे पास एक नोट होगा, जो कि हम क्या करेंगे, कार्गो वालों के पास सरेंडर करेंगे, उनको देंगे, तभी वो हमें डिलीवरी देंगे। यानी जैसे रेलवे रिसिप्ट होती है कि आपका रेलवे का रिसिप्ट दिखाओगे तब उन्हें पता चलेगा ये आपका सामान है, वो आपको सामान देंगे। तो बिल ऑफ लेडिंग एक रिसिप्ट है जिसको दिखाकर सामान की डिलीवरी ली जाती है। नेक्स्ट है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेलर को इंटीमेट करता है। क्या इंटीमेट करता है, ये उसे बताता है कि जो पर्टिकुलर बायर है जिसने उससे सामान ख़रीदा है, वो उसने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी है पेमेंट के लिए। देखो, थोड़े सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब देखो, एक दूसरी कंट्री से सामान आने वाला है, से चलो यूके ही लेके चल रहे हैं हम, यूके से सामान आने वाला है, इंडिया में आ रहा है। अब जो यूके वाला है वो कैसे ट्रस्ट कर ले कि इंडिया वाला उसकी पेमेंट कर देगा, नहीं जानते। दो कंट्रीज़ ने अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, उन्होंने आपस में डीलिंग तो कर ली है, बट उन्होंने अभी उनको इतना ट्रस्ट नहीं है कि वो सोचे कि मैं सामान भेज दूंगा तो मेरी पेमेंट आएगी। तो ऐसे में क्या किया जाता है, जो इंडिया वाला है उसे वो सामान चाहिए, वो क्या करेगा, बैंक के थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाएगा। बैंक के थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट बनाने का मतलब है कि इंडिया वाले ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी है, क्या, कि जैसे ही यूके वाला गुड्स की सप्लाई करेगा या कोई भी ऐसा प्रूफ दिखाएगा कि उसने क्या कर दिया है, गुड्स का शिपमेंट कर दिया है, गुड्स भेज दी है, ठीक उसी तरह टाइम बैंक क्या कर देगा, इस इंडिया वाले पर्सन के बिहाफ पर यूके वाले बैंक को पेमेंट कर देगा, जो कि अल्टीमेटली उस पर्सन को दे दिया जाएगा पैसा जिसने उस सामान को भेजा है। यानी लेटर ऑफ क्रेडिट एक इंटीमेशन होती है बैंक के थ्रू उस पर्सन को जिसने सामान भेजा है कि बायर ने इंस्ट्रक्शन दे दी है बैंक को कि जैसे ही आप कोई प्रूफ दिखाओगे कि सामान शिप हो चुका है, आपको पेमेंट दे दी जाएगी। और उस पर्टिकुलर प्रूफ को, उस पर्टिकुलर इंटीमेशन को लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है कि वो विश्वास कर सकते हैं, सामान भेज सकते हैं, उनको उनकी पेमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका कोस्टल गुड्स। जो आपका कोस्टल गुड्स है वो प्रेस्क्राइब है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7। कोस्टल गुड्स कौन सी गुड्स मानी जाएंगी, देखो, जो गुड्स इंपोर्ट होती हैं दूसरी कंट्री से, उनको छोड़कर कोई भी गुड्स जो क्या है, इंडिया के एक पोर्ट से यानी एक बंदरगाह से दूसरे पोर्ट पर ट्रैवल कर रही हैं, उन गुड्स को कोस्टल गुड्स कहा जाएगा। यानी इंपोर्ट किए हुए सामान को छोड़कर इंडिया के ही एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जो सामान जा रहा है, उन्हें कोस्टल गुड्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कस्टम एरिया। कस्टम एरिया आपका प्रेस्क्राइब है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 11। कस्टम एरिया का यहाँ पर मतलब होगा कस्टम स्टेशन, यानी जो कस्टम डिपार्टमेंट का कस्टम स्टेशन है जहाँ पर सामान आता है वो, इंक्लूडिंग
वो प्लेस जहाँ पर कस्टम क्लियरेंस से पहले वो सामान रखा जाता है। यानी देखो, एक जगह तो सामान आएगा, एक तो कस्टम स्टेशन होगा। कस्टम स्टेशन को अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जब कस्टम अथॉरिटीज़ उस सामान को क्लियर करती है, यानी जब इंपोर्ट ड्यूटी पे हो चुकी होती है तो वो सामान अंदर आ जाता है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे हो चुकी होती है तो वो बाहर चला जाता है, तो उसे बोला जाता है कस्टम क्लियरेंस। तो कस्टम क्लियर होने से पहले जहाँ पर नॉर्मली कस्टम डिपार्टमेंट वाले अपना सामान रखते हैं, वो जगह भी कस्टम एरिया में मानी जाएगी। यानी कस्टम एरिया इंक्लूड्स कस्टम स्टेशन एंड द प्लेस वेयर गुड्स आर प्लेस्ड बिफोर कस्टम क्लियरेंस, वेदर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट और इन केस ऑफ इम्पोर्ट। यानी दोनों ही जगह इंक्लूड हो जाएंगी आपकी कस्टम एरिया में। नेक्स्ट है आपकी कस्टम स्टेशन। जो भी हमने बात की कि कस्टम एरिया के अंदर कस्टम स्टेशन आ जाता है। कस्टम स्टेशन आपका प्रेस्क्राइब है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 13 में। तो देखो, कस्टम स्टेशन का मतलब होगा, कस्टम स्टेशन मीन्स एनी कस्टम पोर्ट, यानी कस्टम के लिए, यानी कस्टम डिपार्टमेंट का जो पोर्ट बना हुआ है, बंदरगाह बना हुआ है वो। कस्टम एयरपोर्ट, जो यानी जहाँ पर सामान आता है एयरपोर्ट के थ्रू, जो कस्टम एयरपोर्ट बने हुए हैं वो। या फिर कोई भी लैंड कस्टम स्टेशन, यानी कोई भी लैंड पे बना हुआ है कस्टम स्टेशन। तो कोई भी जगह जहाँ सामान आता है, डिपेंड्स कि सामान एयर के थ्रू आ रहा है या वाटर के थ्रू आ रहा है, तो कोई भी सामान जो कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट या कस्टम स्टेशन पर आता है उसे हम कस्टम स्टेशन बोलते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और कस्टम स्टेशन और वो प्लेस जहाँ पर वो सामान रखे जाते हैं, उन सबको मिलाकर कस्टम एरिया का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है आपकी ड्यूटी एबल गुड्स। ये आपकी प्रेस्क्राइब हैं सेक्शन 2 के सब सेक्शन 14 में। ड्यूटी एबल गुड्स का मतलब क्या होता है? ड्यूटी एबल गुड्स का मतलब है वो गुड्स जिन पर ड्यूटी लगनी है लेकिन अभी तक नहीं लगी है। यानी ऐसी गुड्स जिन पर ड्यूटी लगेगी पर अभी तक नहीं लगी है, यानी अभी उन पर ड्यूटी लगनी है, ड्यूटी एबल हैं वो, उन पर भी ड्यूटी लगेगी, तो ऐसी गुड्स को ड्यूटी एबल गुड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी ड्यूटी। तो देखो, यहाँ पर ड्यूटी का मतलब होगा वो कोई भी ड्यूटी जो कि आपकी कस्टम एक्ट 1962 के अंडर लगाई जाती है, उसे ड्यूटी कहा जाता है। यानी सिर्फ ड्यूटी लिखा हो तो उसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर कस्टम ड्यूटी की बात हो रही है, जो कि कस्टम ड्यूटी 1962 एक्ट के अंदर लगाई जा रही है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट। ये आपका प्रेस्क्राइब है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 18 में। तो कोई भी सामान जब इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में भेजा जाएगा, यानी हमारी कंट्री से कोई भी सामान इंडिया के बाहर जाएगा, आउटसाइड इंडिया जाएगा, तो उसे कहते हैं हम एक्सपोर्ट। मीन्स कि टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। यानी इंडिया के बाहर सामान लेके जाना किसी ऐसी प्लेस पे जो कि दूसरी कंट्री में है, डैट इज़ एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट गुड्स। ये आपका मेंशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 में। एक्सपोर्ट गुड्स का मतलब है वो गुड्स जिनको इंडिया से बाहर ले जाया जा रहा है। यानी हमने एक्सपोर्ट क्या बोला, इंडिया से जब सामान इंडिया से बाहर जाता है तो वो जो सामान है जो इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है, उन्हें हम बोलते हैं एक्सपोर्ट गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर आपका मेंशन है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 20 में। एक्सपोर्टर का मतलब होगा कि जब जो पर्टिकुलर सामान जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, अगर नॉर्मल बात करें तो उसको एक्सपोर्ट करने वाला पर्सन आपका एक्सपोर्टर है। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? हमारी डेफिनेशन कहती है कि जब सामान एक्सपोर्ट करने के लिए लाया गया, यानी उस कस्टम स्टेशन पर, और जब उसको ले जाया जा रहा है, यानी वहाँ से जब वो सामान बाहर जा रहा है, कोई भी पर्सन जो उस टाइम उस सामान का ओनर है या फिर जो अपने आप को कह रहा है कि वो उस सामान को एक्सपोर्ट करने आया है, वो सामान का एक्सपोर्टर है, उस पर्सन को एक्सपोर्टर
माना जाएगा। यानी जब सामान एक्सपोर्ट के लिए आता है या जब वो वहाँ से क्लियर होके जा रहा है, कोई भी पर्सन जो उस सामान का ओनर है या उस सामान को कह रहा है कि वो उस सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए आया है, उस पर्सन को एक्सपोर्टर कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। ये आपका मेंशन है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 21। देखो, फॉरेन गोइंग यानी जो फॉरेन में जा रहा है, तो कोई भी वेसल, कोई भी एयरक्राफ्ट जो क्या कर रहा है, इंडिया के पोर्ट से या इंडिया के एयरपोर्ट से, यानी बंदरगाह से, चाहे वो एयरपोर्ट से क्या कर रहा है, यहाँ से किसी और कंट्री में जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, उसे कहेंगे फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। वेसल बेसिकली जो वाटरवे से जाती हैं चीज़ें, यानी जो शिप वगैरह होती है उनको हम वेसल के अंदर लेते हैं, जो रिवर्स वगैरह में ट्रैवल करती हैं इन चीज़ों को। तो कोई भी सामान अगर वेसल होगी तो पोर्ट से जाएगी, बंदरगाह से जाएगी, और अगर एयरक्राफ्ट होगा तो एयरपोर्ट से जाएगा। तो कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट फॉरेन गोइंग तब मानी जाएगी जब वो क्या कर रही है, इंडिया के पोर्ट या एयरपोर्ट से आउट ऑफ इंडिया के किसी पोर्ट या एयरपोर्ट पर जा रही है, चाहे वो इंडिया की बाउंड्री को बिल्कुल टच कर रही है या नहीं कर रही है, वो फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट मानी जाएगी। इसमें और वो चाहे किसी पर्पस से जा रही हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें इंक्लूड्स होती हैं क्या क्या। अगर कोई नेवल यानी जो हमारी ये जो नौसेना होती है वो किसी एक्सरसाइज के लिए, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में युद्ध की एक्सरसाइज करती हैं, तो उसके लिए जा रही है, चाहे वो पैसेंजर्स को कैरी कर रही है, चाहे वो सामान को कैरी कर रही है, चाहे वो फ़िशिंग का काम करती है, यानी जो बाहर का पानी है, जो इंटरनेशनल टेरिटरीज वाटर टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर वो फ़िशिंग करती है इसलिए जा रही है, या व्हाट्सोएवर पर्पज़, यानी किसी भी पर्पज़ से वो पर्टिकुलर वेसल या एयरक्राफ्ट जा रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पर्टिकुलर वेसल या एयरक्राफ्ट फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट या वेसल मानी जाएगी। नेक्स्ट है आपकी गुड्स। गुड्स जो है वो आपकी मेंशन है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 22 में। तो हमारे कस्टम एक्ट के अंदर गुड्स किस किस चीज़ को माना गया है, अगर कोई भी वेसल है वो बाहर जा रही है, उसको भेजा जा रहा है, वो भी मानी जाएगी गुड्स के अंदर। एयरक्राफ्ट, कोई भी व्हीकल, इसके साथ साथ कोई भी स्टोर्स, कोई भी सामान हो, कोई भी बैगेज हो, कोई भी लगेज जा रहा है, कोई भी करेंसी जा रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी बिल वगैरह जा रहा है, या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, वो सारी की सारी इस एक्ट के पर्पस से गुड्स मानी जाएंगी। यानी वेसल्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये लिखा नहीं जा रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, करेंसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मूवेबल गुड्स है, वो सारी की सारी इस एक्ट के पर्पज से गुड्स के अंदर कंसीडर होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी इंपोर्ट। तो कोई भी सामान इंडिया के बाहर से, यानी कोई भी गुड्स इंडिया के बाहर से इनसाइड इंडिया आएगी तो उसे हम इंपोर्ट कहेंगे। और इंपोर्ट आपका सेक्शन 2 के सब सेक्शन 23 में मेंशन, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 23 में मेंशन। नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट मैनिफेस्ट। इंपोर्ट मैनिफेस्ट का मतलब होता है इंपोर्ट रिपोर्ट, यानी कोई भी रिपोर्ट इंपोर्ट की जो कि सेक्शन 40 के अंदर पे की जाती है, सबमिट की जाती है, उसे इंपोर्ट मैनिफेस्ट कहा जाता है। और इंपोर्ट मैनिफेस्ट आपका सेक्शन 2 के सब सेक्शन 24 में मेंशन है। सॉरी, सेक्शन 40 नहीं, जो सेक्शन 30 के अंदर सबमिट की जाती है उसे इंपोर्ट मैनिफेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका
imported goods, सेक्शन 2 सब सेक्शन 25। इम्पोर्टेड गुड्स का मतलब होगा वो सारी गुड्स जो क्या हैं इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर आई हैं, यानी जो इम्पोर्ट की गई हैं गुड्स उन्हें इम्पोर्टेड गुड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 26। तो देखो इम्पोर्टर का मतलब क्या होगा, कोई भी पर्सन जो क्या कर रहा है, जब वो कोई भी सामान इंडिया में आया है जो उसका ओनर है, यानी कस्टम क्लियरेंस के लिए जो उसका ओनर है, जब कस्टम क्लियरेंस के लिए सामान आया है, या कोई भी पर्सन जो कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, सामान का इम्पोर्टर है, उसने उसे सामान को इम्पोर्ट किया है, तो वो इम्पोर्टर माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी हैं, यानी एक ऐसे गुड्स जिनको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें प्रोहिबिटेड गुड्स कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कंडीशंस लगी हुई हैं कि वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, तो उन्हें हम प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं कहेंगे। सिर्फ ऐसे गुड्स जिनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया ही नहीं जा सकता, यानी जिनके पर बिल्कुल सख्त मनाही है कि कोई इन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता, उन्हें प्रोहिबिटेड गुड्स कहा जाएगा। और प्रोहिबिटेड गुड्स आपके सेक्शन 2 के सब सेक्शन 33 में मेंशन है। नेक्स्ट हैं आपके स्टोर्स। स्टोर्स आपकी मेंशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 38। स्टोर्स का मतलब है कि देखो जब कोई भी वेसल है, कोई भी एयरक्राफ्ट है, वो जाएगा तो उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कोई भी सामान जो वेसल या एयरक्राफ्ट में रखा जा रहा है, चाहे वो कोई स्पेयर पार्ट है, चाहे वो कोई फ्यूल है, चाहे उसे इमीडिएटली फिटिंग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यानी कुछ की ज़रूरत पड़ी, कोई स्पेयर पार्ट बीच में ख़राब हो गया किसी वेसल में, तो ऐसे थोड़ी ना है कि वो वहीं पे वेसल अटकी रहेगी, तो कुछ इमरजेंसी के लिए सामान रखा जाता है, तो उस सामान को जो कि क्या किया जा रहा है, किसी वेसल या एयरक्राफ्ट में रखा जा रहा है एज अ स्पेयर पार्ट, चाहे वो यानी कोई ऐसे एक्स्ट्रा सामान, चाहे वो स्पेयर पार्ट हो, चाहे फ्यूल हो, चाहे उसे इमीडिएट फिटिंग के लिए यूज़ किया या ना किया जाए, उसे स्टोर्स कहा जाएगा, यानी वो सारी चीज़ें स्टोर्स के अंदर कंसीडर होंगी। नेक्स्ट है आपकी स्मगलिंग। तो देखो कोई भी गुड्स जिसका कोई ऐसा काम किया जा रहा है, कुछ काम करने से ऐसा रोका जा रहा है जिसकी वजह से वो गुड्स ऐसी हो गई हैं कि उनको कॉन्फिस्केट कर लेना चाहिए, यानी जो जब्त कर लेना चाहिए अंडर सेक्शन 111 और सेक्शन 113, यानी इन एक्ट के अंडर वो सामान क्या हो गया है, इलीगल हो गया है, तो उन सारे तो ऐसी सारी गुड्स जो इस तरीके से ले जाई जा रही हैं मानी जाएंगी कि स्मगलिंग की जा रही है। और स्मगलिंग आपकी सेक्शन 2 के सब सेक्शन 39 में मेंशन है। नेक्स्ट है आपकी वेयर हाउस। वेयर हाउस आपका मेंशन है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 43 में। वेयर हाउस हमें पता है क्या होता है, गोडाउन होता है। तो कोई भी वेयर हाउस अगर वो पब्लिक है तो जो सेक्शन 57 के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है, यानी सेक्शन 57 की सारे कंडीशंस को पूरा करता है और एक पब्लिक वेयर हाउस है, तो वो भी यहाँ पर वेयर हाउस माना जाएगा। और कोई प्राइवेट प्लेस जो कि सेक्शन 58 के अंदर वेयर हाउस मानी गई है, वो भी यहाँ पर वेयर हाउस मानी जाएगी, यानी कोई भी प्लेस जो सेक्शन 57 पब्लिक वेयर हाउस और सेक्शन 58 प्राइवेट वेयर हाउस के अंडर आती है, वो यहाँ पर वेयर हाउस माने जाएंगे। लास्ट है आपका वेयर हाउस्ड गुड्स। तो ऐसी कोई भी गुड्स जो कि वेयर हाउस के अंदर डिपॉजिट की गई है, उसे वेयर हाउस गुड कहा जाएगा। और वेयर हाउस गुड्स आपकी सेक्शन 2 के सब सेक्शन 44 में मेंशन है। तो ये थी हमारी कुछ डेफिनेशंस, 24 डेफिनेशंस थी जो इस एक्ट के चैप्टर 1 में दी गई हैं, और जिनका यूज़ देखो डेफिनेशंस तो और भी हैं, बट ये मेन डेफिनेशंस थी जिनका यूज़ होगा जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके अंदर। अब हमने उनके मीनिंग की बात कर ली है कि जब भी वो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा। आई होप ये डेफिनेशंस आपको समझ में आई हों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर भी ज़रूर करना, और कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप उसे पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू।